हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी तक जो हमने लास्ट लेक्चर में किया वो क्या था कि हमने इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक करंट जो है देखिए वो क्या होता है उसकी डेफिनेशन, कुछ फॉर्मूलेज देखे हमने पढ़े। फॉर्मूलेज में हमने दो फॉर्मूले हमने देखे इसमें पढ़े। एक तो था हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट का जो कि dq/dt हुआ करता था, एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा, और दूसरा हमारे पास एवरेज करंट का था जो कि q टोटल अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ये देखिए हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। ज्यादातर जो हमारी डीलिंग रहेगी इस चैप्टर में वो बेसिकली किसके साथ रहती है, एवरेज के साथ रहती है। देखिए ओके, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज जो है देखिए हम पहले तो सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा देखिए ये जो हमारे पास फर्स्ट I = dq/dt जो है फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस करंट जो है उसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करेंगे और आगे चलेंगे। देखिए I = q/t जो है इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल हम आगे करते ही रहने वाले हैं। यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है इंस्टेंटेनियस करंट वाला, ये कुछ ज्यादा लंबा नहीं जाने वाला, हमारे पास बहुत छोटा सा है। इसके बारे में डिटेल में स्टडी हम जो है AC अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे पास 7th चैप्टर NCERT का वहां चल के करेंगे। देखिए तो अभी हम एक दो न्यूमेरिकल इसके ऊपर जरूर करेंगे, कुछ मैं आपको अलग से टर्म्स बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ओके, मैं आपको बता दूं अभी तक जो हमने किया है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ ली हमने। उसके अंदर देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, हमने यूनिट पढ़ा एम्पियर होता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि स्केलर है कि वेक्टर है। देखिए तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, हाँ उसके पास डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव याद ना रखिए, क्या याद रखेंगे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, इसके अलावा देखिए क्यों ये देखिए डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी इसे हम स्केलर बोलते हैं। उसके पीछे क्या कारण है मैंने आपको बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो वेक्टर एडिशन लॉज को फॉलो नहीं करता है, इस वजह से इसको स्केलर कैटेगरी में डाला जाता है। ओके, आइए समझते हैं। देखिए एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबरिंग अब जो है आप लोग याद रखेंगे, आई होप आपको जैसे ही पता लग गया होगा। हम यही एग्जांपल्स को आगे सीरीज वाइज चलते रहेंगे देखिए चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट एग्जांपल मान लीजिए आपको Q दे दिया गया 2t² + 1, कुछ भी दे दिया, ऐसे मैंने एग्जांपल उठा लिया कोई भी, कि टाइम के साथ चार्ज वैरी कर रहा है और वो भी इसके इस तरीके से देखिए वैरी कर रहा है। टाइम जो सेकंड में है और चार्ज जो है कूलम में है। देखिए ऐसा यूनिट्स के अंदर आपसे पूछा गया कि एट t = 1 सेकंड, एट t = 1 सेकंड जो कोई भी कंडक्टर जिसमें से चार्ज फ्लो कर रहा होगा उसके अंदर कितना करंट होगा एट t = 1 सेकंड, बताइए। तो भाई मुझे अगर t = 1 सेकंड, एट t = 1 सेकंड की बात हो रही है कि पर्टिकुलर एक सेकंड के ऊपर, इसका मतलब एक इंस्टेंट की बात हो रही है। और जब भी एक इंस्टेंट की बात होगी तो मुझे एक्चुअल में क्या निकालना होगा, dq/dt निकालना होगा। तो q दिया हुआ है, t की टर्म में दिया हुआ है, तो dq/dt का मतलब क्या, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अरे सर डिफरेंशिएट हो गया काम सर, ये तो हमने कब सीखा था सर, 11th क्लास की बातें आ रही हैं। और 11th क्लास तो आपको अच्छे से अंदाजा है ही सर कि कैसी थी हमारी, है ना भाई, कैसे थी पता है ना। हाँ सर आपको भी अंदाजा है। 2t² में 2 बाहर आ जाएगा, t² का 2t हो जाएगा, 2t, हाँ 2t और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है, 0 होता है। तो I = टाइम डिपेंडेंट कितना आ जाएगा, 4t। ये मेरे पास देखिए किसी भी t टाइम पे करंट आ गया, इसको इंस्टेंटेनियस करंट बोल सकता हूं। क्योंकि मुझे t = 1 सेकंड में निकालना है तो I = हो जाएगा 4 एम्पियर आंसर। तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है देखिए न्यूमेरिकल। अगर मुझे चार्ज टाइम पे डिपेंडेंट दे दिया जाए तो इससे आसान देखिए कुछ है नहीं। एक और देखिए एग्जांपल और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल। हालांकि देखिए बोर्ड में इस तरीके के न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, बट कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं एक दो आपको न्यूमेरिकल ऐसे लेके बता रहा हूं। ओके, आइए दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं। कुछ ऐसा दे दिया जाए, कैसा, ऐसा देखिए क्या कि भाई 2t + 1 हो। I की वैल्यू देखिए, करंट जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट, इंस्टेंटेनियस करंट दे दिया हमें। तो इंस्टेंटेनियस करंट दे दिया हमने क्या, 2t + 1, कि किसी भी t टाइम पे करंट कितना है, I फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर से। अब आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट टोटल चार्ज बिटवीन t = 0 to t = 2 सेकंड। 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच में उस कंडक्टर के अंदर से, जिस कंडक्टर के अंदर किसी भी t टाइम पे इतना करंट फ्लो कर रहा है, कितना टोटल चार्ज फ्लो कर जाएगा फ्रॉम 0 to 2 सेकंड। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो 0 to 2 सेकंड निकालने के लिए देखिए क्या हमारे पास रहेगा करंट, आइए समझते हैं।
भाई यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला जो था I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है इंस्टेंटेनियस करंट का। तो इंस्टेंटेनियस करंट दे रखा है तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है। देखिए यहाँ से डी क्यू निकाल सकते हैं। डी क्यू क्या होगा, I इंटू डी टी होगा, बट हमें डी क्यू नहीं पूछा गया, छोटा सा करंट थोड़ी ना पूछा गया डी टी टाइम में। हमसे तो क्या पूछा गया है, 0 से 2 सेकंड के बीच में टोटल चार्ज कितना फ्लो करके जाएगा ये पूछा गया है, ना कि डी टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा ये पूछा गया है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। तो Q टोटल ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड I इंटू डी टी। तो ये एक तरीके का फॉर्मूला मिल गया। देखिए हमारे पास टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या I डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां, इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम 2 सेकंड। ओके, अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, 0 से 2 I की वैल्यू हमारे पास 2t प्लस 1 इंटू डी टी, ये रखी हुई देखिए हमने, है ना। इंटीग्रेशन सर, ओहो इंटीग्रेशन तो और दिक्कत हो गई सर, ये दोनों ही चीजें नहीं आती, इन्हीं दोनों से ही न्यूमेरिकल कराते हो भैया। प्रैक्टिस के लिए बोला था मैंने आपको कहा था 11th क्लास में बार बार कि देखिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को हर दिन प्रैक्टिस करें, जब तक आपको ये ना हो जाए कि नाम की जैसे आपके फॉर्मूले याद ना हो जाए, करते रहें। ओके, अलग अलग कर लेते हैं। ये 0 to 2t dt प्लस 1 dt 0 to 2। आपको पहले भी मैंने बताया था, देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को समझने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ज्यादा आपको चीजें याद रहेंगी, उतने ज्यादा ये फॉर्मूले याद रहेंगे। फॉर्मूले इसी तरीके से याद होना चाहिए जैसे कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रहता है ना भाई, रहता है। कईयों को तो सर ये भी याद नहीं रहता हमें। ओके भाई, 2 बाहर निकाला, t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 0 to 2 प्लस 1 बाहर 0 to 2 करेंगे, लेकिन dt का तो t ही होगा ना भाई। ये रहा, देखिए इंटीग्रेशन लिमिट्स पुट कर देंगे तो Q टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 2 2 2 4 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा सर, आगे बताएं। इसमें देखिए 1, ये अपर लिमिट 2 माइनस 0, ये हो जाएगा 6। ओके, 6 कूलम आंसर है भाई। देखिए इस तरीके से निकाला जा सकता है। ये देखिए हमारे पास देखिए टोटल चार्ज निकालने का तरीका रहेगा अगर हमें इंस्टेंटेनियस करंट दे दिया जाए तो बिटवीन एनी टाइम इंटरवल, ये तरीका रहेगा। ओके, अभी देखिए कई बार ये होता है बच्चों को ये दिक्कत आती है सर एवरेज कैसे निकालेंगे अगर टाइम डिपेंडेंसी दी जाती है किसी न्यूमेरिकल में। तो एवरेज निकालने का देखिए बहुत ही आसान तरीका है, बेसिक फॉर्मूला है जो हमारे पास, उसी पे चलेंगे हम। बेसिक फॉर्मूला कौन सा निकला सर, हमारे पास तो नहीं है कोई बेसिक फॉर्मूला। वो रहा बेटा, देखिए अगर हमें देखिए मान लीजिए इस तरीके से पूछा जाता है, एग्जांपल नंबर 3 में समझा रहा हूं मैं आपको बिल्कुल समझाइए सर। तो क्या एवरेज निकालना है भाई, हमें क्या निकालना है, एवरेज। हमें यही 2 का जो हमारे पास डाटा है उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये इंस्टेंटेनियस करंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये इंस्टेंटेनियस। सर ये नाम ही नहीं लिया जाता है हमसे, तो हद होती है, इतने बड़े बड़े भी कोई नाम होते हैं, इससे अच्छा तो बायोलॉजी पढ़ लेते। हाँ देखिए भाई, क्या देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या, इसी ये जो हमारे पास डाटा इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए, एग्जांपल नंबर 3 के लिए, कि टी टाइम के ऊपर इतना करंट दिया हुआ है, एवरेज करंट निकालना है बिटवीन 0 to 2 सेकंड। डाटा यही है, किसी भी टी टाइम पे करंट दिया हुआ है 0 to 2 सेकंड के लिए एवरेज करंट कितना फ्लो करेगा। ये एवरेज नहीं है, ये आई दिया हुआ जरूर है लेकिन किसी भी टी टाइम पे है। हमें क्या निकालना है, 0 to 2 सेकंड के लिए एवरेज कितना जाएगा। वो एवरेज निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बट इस फॉर्मूले की खास बात ये है कि एवरेज निकालने के लिए मेरे पास Q टोटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, Q टोटल। हाँ, नीचे क्या है, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो हमें पता है। देखिए तो Q टोटल कैसे निकालेंगे भाई, हाँ सर अभी बता रहे हैं। देखिए भाई, आई एवरेज कौन सा, आई एवरेज। आई एवरेज इज इक्वल टू Q टोटल अपॉन टाइम इंटरवल। तो आई एवरेज इज इक्वल टू Q टोटल, ये रहा ना भाई, देखिए फॉर्मूला ये रहा, आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बोल सकते हैं, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब डी टी ऐड करेंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा, टी इनिशियल टू टी फाइनल, ये भी टी इनिशियल टू टी फाइनल। यस सर, ये फॉर्मूला जरूर याद रखें, एवरेज निकालना हो। वैसे तो किसी भी फंक्शन, देखिए दूसरे फंक्शन पे जो डिपेंडेंट होता है, दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है, तो एवरेज निकालने का एक बहुत आसान तरीका है। ये समझ में आया होगा फॉर्मूला कैसे बनाया गया। आई एवरेज इज इक्वल टू ऊपर क्या, Q टोटल। Q टोटल लिखना था, Q टोटल ये रहा, देखिए फॉर्मूला। 0 क्या है, टी इनिशियल है, इनिशियल टाइम है,
और 2 क्या है, फाइनल टाइम है। तो ये रख दिया गया। और नीचे क्या है, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या है, dt एक स्मॉल इंस्टेंट को दिखाता है, तो उसको dt को ऐड करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे t इनिशियल टू t फाइनल, तो टाइम इंटरवल आएगा। देखिए कैसे आएगा, आप ये देखिए इसको थोड़ा और अच्छे से सोल्व करके लिख सकते हैं। I dt इंटीग्रेशन ऊपर और नीचे t फाइनल माइनस t इनिशियल हो जाएगा। ये टाइम इंटरवल ही बना जिसको मैं t से दिखाता हूं। क्लियर है? तो इस तरीके से ये इनिशियल टू फाइनल हो जाएगा। और ऊपर वाला डाटा हम निकाल चुके हैं। ऊपर वाला डाटा हमारे पास कितना आया था, 6, और t फाइनल माइनस t इनिशियल 2 माइनस 0 6/2 3 एम्पियर आंसर है। ये आएगा एवरेज करंट फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड। तो इस तरीके से देखिए निकाल सकते हैं, ये आसान है बहुत ही ज्यादा। तो इस तरीके के वैल्यूएशन के साथ देखिए न्यूमेरिकल्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर मैंने ये 2-3 एग्जांपल लिए हैं, तो इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि मैंने जैसा कि आपको बताया, बोर्ड के अंदर ऐसे न्यूमेरिकल आने के चांसेस काफी कम होते हैं, बट कंपटीशन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया है यहाँ पे, तो आप लोग कर लेंगे। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए थ्योरी पार्ट में अब हम करंट के बारे में हमें जानकारी हो गई है ना भाई, करंट के बारे में? हाँ सर, हो गई है। आइए अब थोड़ा सा देखिए धीरे धीरे हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि करंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ध्यान से सुनिए, देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास क्या होती है, फ्रॉम, ये जैसे एक वायर है तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन होती है। आपको ऐसे ही याद रखना है इसको, पॉजिटिव टू नेगेटिव कोई याद नहीं रखेगा। देखिए क्लियर है? ओके। अब जैसा कि ये वायर है, कोई भी बड़े सर्किट का एक छोटा सा वायर मैंने यहाँ पे देखिए ड्रॉ किया हुआ है, तो करंट अगर यहां से देखिए हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अगर जा रहा है, करंट अगर हमारा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्ज है, देखिए मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन ही करेगा। वो इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रॉन जो है वो जाता किधर है, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जाता है। ध्यान से सुनिए भाई, देखिए हम जो करंट की डायरेक्शन लेते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब क्या, जो परंपरा से हम लिए जा रहे हैं, करंट का मतलब एनर्जी का फ्लो जो है वो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ हम मानते हैं। देखिए तो हाई पोटेंशियल मतलब ज्यादा एनर्जी और लो पोटेंशियल मतलब कम एनर्जी। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमेशा एनर्जी फ्लो करेगी, एनर्जी मतलब करंट फ्लो करेगा, ये कन्वेंशनली हम मानते हैं ऐसा। देखिए बट जैसा कि हमें पता है करंट बनाने के लिए चार्ज का फ्लो होना जरूरी है, और चार्ज का मतलब क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट जाएगा करंट के। देखिए जो करंट की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन चलता है। ये मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें मैं यही चीज प्रूफ करने वाला हूं। तो वहां पे आप देख सकते हैं इजीली। देखिए क्लियर है? तो ये ऐसे याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, उल्टा होगा। देखिए आइए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आ रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी से दिखाएंगे इसे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए सीबीएसई बोर्ड जो हमारे पास है, देखिए उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए हमारे पास क्या होता है भाई, समझते हैं। देखिए 1 by 1 किस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है डेफिनेशन के साथ क्लियर करेंगे। पहले डेफिनेशन बताने से पहले देखिए मैं कुछ चीजें और आपको क्लियर कर देता हूं। आइए समझते हैं। आप इस तरीके से इसको शुरुआत दें कि केस 1, लेट्स से कि हमारे पास कोई वायर है, ये इस तरीके का एक हमारे पास कोई वायर है। देखिए कोई भी कॉपर वायर मान लीजिए, कोई भी कंडक्टर जो है देखिए वायर है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसको हम बोल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है? अब जैसा कि आपको पता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये वो टेम्परेचर माना जाता है जिसके ऊपर हर चीज रुक जाती है, हिल नहीं सकती। देखिए कुछ भी नहीं हिल सकता, वो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अगर ये वायर जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे रखा गया है तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनकी मूवमेंट नहीं हो सकती, वो रुके हुए हैं। बट जैसे इन्हें रूम टेम्परेचर लगभग जो हमारे पास 300 केल्विन का होता है या 27 डिग्री के आसपास का होता है, देखिए सेल्सियस में, तो अगर इसको हम वायर को रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको थर्मल एनर्जी मिलेगी। देखिए, और वो जो थर्मल एनर्जी यहाँ पे मिलेगी, वो थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स उनके पास थर्मल वेलोसिटी आ जाती है।
और थर्मल वेलोसिटी नियर अबाउट 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड की रेंज की होती है देखिए वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इसके अंदर अनगिनत जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे तो मैंने n लिए हैं, देखिए वो जो अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करेंगे, उनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, क्योंकि किसी को भी हमने कोई भी यहाँ पे फोर्स दिया ही नहीं कि आप इधर चलें आप उधर चलें, तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं पूरे के पूरे वायर में और किधर भी चलते हैं। देखिए तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं, बहुत सारे राइट टू लेफ्ट जा रहे होते हैं, बहुत सारे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हर तरफ जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, देखिए कोई भी नेट वेलोसिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। नेट वेलोसिटी का मतलब एवरेज वेलोसिटी अगर हम इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की निकालें, लेट्स से कि ये पहला इलेक्ट्रॉन इसके पास थर्मल वेलोसिटी u1 है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास थर्मल वेलोसिटी u2 है, इस तरीके से n इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन सब की जब मैं एवरेज निकालूं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un डिवाइडेड बाय n, ये एवरेज निकालने का तरीका है। देखिए आप इसे वेक्टरली ऐड करें क्योंकि डायरेक्शन के साथ ऐड करना है हमें इन सबको, तो जब आप ये एवरेज निकालते हैं तो देखिए मैग्नीट्यूड तो सबके पास है, बट डायरेक्शन की वजह से क्योंकि वो आपस में कोलाइड वगैरह करेंगे तो नेट जो आएगी एवरेज वेलोसिटी जो आती है इस सिस्टम की वो कितनी आती है, 0 आ जाती है। क्यों, ऐसा क्यों, ये कैसे पता लगा सर, ये किसने मेजर किया सर? देखिए होता क्या है बेटा कि जब आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी दुकान से आप एक वायर उठा लाए, अगर उस वायर में इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मूव कर रहे होंगे तो फिर वो वायर, तो जैसे आप उस देखिए नेक्ड वायर को जब आप छुएंगे तो करंट मारना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है मतलब चार्ज चल रहा है, चार्ज चल रहा है तो करंट बनेगा। बट ऐसा नहीं होता कि जब तक आप उसे पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं उसमें कोई भी करंट नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर रूम टेम्परेचर, कंडक्टर के अंदर रूम टेम्परेचर के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नेट, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सारे के सारे नेट वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए अंदाजा लगाया गया कि एवरेज वेलोसिटी क्या मिली उसे 0। बट जैसे ही हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल पावर सप्लाई के साथ या फिर बैटरी या सेल के साथ, तो व्हेन वी कनेक्ट वायर और कंडक्टर, इस वायर को या फिर इस कंडक्टर को विद एक्सटर्नल पावर सप्लाई, एक्सटर्नल पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इस वायर को या कंडक्टर को क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर देखिए किसके साथ जोड़ देते हैं, वायर के साथ जोड़ देते हैं, तो क्या होगा आइए समझते हैं। देखिए ये हमारा फिर से वही वाला वायर हो गया, ये रहा। मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं। जैसे मान लीजिए ये पहला इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी u1 थी, और ये मान लीजिए यहां जा रहा था कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने के लिए, क्लियर है, यहां से चल रहा था और यहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो टकराने जा रहा था। मैं आपको देखिए दो टर्म और बता देता हूं उससे जुड़ी हुई। यहाँ फर्स्ट से सेकंड इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो हमारे पास पाथ है जिसके ऊपर कोई भी कोलिजन नहीं होने वाला, इसको नाम दिया जाता है फ्री पाथ। क्या नाम दिया जाता है इसको, फ्री पाथ। टर्म से देखिए याद रख सकते हैं, फ्री पाथ, द पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ, लिख लेंगे आप लोग ये वाला। और यहाँ इस पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक जाने के लिए कुछ समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को, और इस समय इंटरवल के अंदर, इस टाइम इंटरवल के अंदर यहाँ जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जाता उसके बीच में कोई कोलिजन नहीं होने वाला, तो उसको नाम दे दिया गया रिलैक्सेशन टाइम। क्या नाम दे दिया गया, रिलैक्सेशन टाइम। ये भी एक और टर्म है, देखिए दो टर्म याद रखेंगे आप। क्या दूसरी रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और ये हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा, वैसे ही ये भी फ्री पाथ भी क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा। तो ये दो टर्म्स हैं जो आप याद रख सकते हैं, और जो मैंने डेफिनेशन बोली है वो आप नोट करके रख लेंगे अपने पास, कहीं पे भी देखिए जरूरत पड़ जाती है। आइए बात समझते हैं। जैसे देखिए आपने इस वायर को कनेक्ट किया बाहर से किसी सेल या बैटरी के साथ, ये प्लस ये माइनस, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका ये डायरेक्शन हो गया। अब ये जब देखिए इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मान लीजिए यहां कहीं पहुंचा बीच में, तो भाई इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है,
तो नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इधर लगेगा भाई, देखिए कितना फोर्स लगेगा, देखिए F इज इक्वल टू, जैसा कि हमें पता है QE, F इज इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है QE, ये फॉर्मूला होता है। आइए समझते हैं, देखिए F इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में अगर इसे लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, और इसको ऐसे लिखा जाएगा, देखिए -EE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट मूव करेगा। अभी देखिए मैंने स्टार्टिंग जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने यही चीज बताई थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब करंट मतलब एनर्जी, अगर एनर्जी इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट जाएगा। देखिए यहां से प्रूव हो रहा है। ओके, मैं मैग्नीट्यूड को उठा लेता हूं, F इज इक्वल टू EE, ये मैग्नीट्यूड है देखिए। ओके, अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालें, F इज इक्वल टू ma होता है देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा E बाय m। ये देखिए एक्सेलरेशन है, और जरा ध्यान से समझिए, ये इस पहले इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन है, बट मैं ये कह रहा हूं कि ये एक्सेलरेशन हर एक इलेक्ट्रॉन की रहने वाली है, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो सेम रहेगी। हाँ भाई, क्योंकि जितने भी इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका चार्ज E फिक्स, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो फिक्स है ही। यस, E इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि मैंने डीसी दिया हुआ, डायरेक्ट करंट दिया हुआ, जो समय के साथ ना तो डायरेक्शन बदलेगा ना ही वैल्यू बदलेगा, तो ये भी फिक्स है। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, ये भी फिक्स होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन का फिक्स रहेगा। कहने का मतलब एक कांस्टेंट आ गया है, तो एक्सेलरेशन जो है इलेक्ट्रॉन की वो क्या रहेगी, फिक्स रहने वाली है। तो ये बात क्लियर हो गई। देखिए हम एक और बात मान लेते हैं कि इस पहले इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 पोजीशन तक जाने के लिए T1 टाइम लगा। कितना टाइम लगा? T1 रिलैक्सेशन टाइम हो गया इसका मतलब। तो लेट रिलैक्सेशन टाइम फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज T1। इस तरीके से देखिए सेकंड का हो जाएगा T2, T3, इस तरीके से हो जाएगा। एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, वो भी हम लेट कर रहे हैं, इज U1, थर्मल वेलोसिटी हमने मान ली। क्लियर है? ओके, तो अब इस इलेक्ट्रॉन पे हम पहले इलेक्ट्रॉन पे ही कंसंट्रेट करें। देखिए एक बार पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में सब समझ में आ गया कि कैसे क्या बिहेवियर हो रहा है, कैसे चल रहा है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ सिमिलरली करके लिख देंगे, वो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सर, ये तो बात सही है। तो भाई इधर फोर्स लग रहा है कितना, EE, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रहा। देखिए तो बेचारा ये जाते जाते क्या हो जाएगा, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन जो पाथ थी इस तरीके से टर्न हो जाता है, ड्रिफ्ट कर जाता है। लास्ट में जैसे बाइक वाले चलाते हुए ऐसे जाके देखिए वो ड्रिफ्ट करते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन से हल्का सा ड्रिफ्ट कर जाते हैं। इसलिए जब यहाँ पे जब ये पहुंचेगा T1 टाइम के बाद, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालनी है। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी पता है पहले इलेक्ट्रॉन की, टाइम पता लग गया कि T1 के बाद बताना है। तो भाई आपको जैसे कि याद होगा 11th फिर से सर 11th क्लास कितना समझाए सर, हम आपको समझा के थक गए। 11th क्लास नहीं याद है बेटा, रिवाइज तो करना पड़ेगा बिल्कुल। तो ए यहाँ क्योंकि कांस्टेंट है, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आपको याद होगा वो तीनों इक्वेशन अपनी हो जाती हैं। कौन सी तीनों इक्वेशन सर? मोशन की तीन इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, v = u + at, s = ut + half a square, v = u square + 2s। यस सर, तो इसमें कौन सा यूज करें सर? इनिशियल वेलोसिटी पता, टाइम पता, एक्सेलरेशन पता, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा। यस सर, सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? क्या ये हो जाएगी? देखिए बहुत ही आसान, v = u + at। 1 इसलिए लगाया गया क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और a1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक्सेलरेशन तो हर एक इलेक्ट्रॉन का कैसा है, सेम है। क्या सिमिलरली हम हर एक के लिए ऐसा लिख सकते हैं? देखिए सिमिलरली हम हर एक के लिए लिख सकते हैं ऐसा। तो सेकंड के लिए v2 = u2 + 82, v3 = u3 + 83 and so on, vn = un + atn लिख दिया गया। देखिए इस तरीके से इस कंडक्टर, इस वायर के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास वो आ जाती है। देखिए क्लियर है? ओके,
तो स्क्रीन को पॉज करके देखिए, आप लोग ये लिख सकते हैं सारा कुछ। आगे चलते हैं। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। हाँ सर, हम भी वही इंतजार कर रहे हैं, आपने अभी तक हमें डेफिनेशन नहीं बताई है, पता नहीं कब बताते हो। असली काम तो सर आप कभी भी सीधा काम करते ही नहीं हो कि पहले ही बता दें, तड़पाते रहते हो कि क्या है, क्या ये डेफिनेशन क्या होगी। आइए समझते हैं डेफिनेशन। अब आ रही है, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। आइए समझते हैं। देखिए अब डेफिनेशन आपको मैं बता रहा हूं, यहां तक हमने डाटा निकाल के रख लिया है जो हमें आगे जरूरत पड़ेगा। आइए समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है ये ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of the conductor क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर when external electric field is supplied to that conductor। सिंपल डेफिनेशन देखिए कि जब हम उस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करेंगे या अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, तो जो हर एक इलेक्ट्रॉन की जो हमने देखिए वेलोसिटी निकाली है, इन सब का एवरेज जो निकालेंगे उस एवरेज वेलोसिटी को ही क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर व्हेन एक्सटर्नल पावर सप्लाई और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू दैट कंडक्टर। आइए अब इसी डेफिनेशन से देखिए हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो Vd इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस Vn, सबको ऐड किया, एवरेज निकालना है, n से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, n थे। देखिए आइए वैल्यूज पुट करते हैं। Vd इज इक्वल टू U1 प्लस 81, U2 प्लस 82, Un प्लस 80n डिवाइडेड बाय n। ओके अब देखिए कुछ इनको रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को। u वाली टर्म्स एक साइड, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, बाकी टर्म में से एक कॉमन आ जाएगा, t वाली टर्म में से एक कॉमन आने के बाद t1 प्लस t2 प्लस tn ये हो जाएगा। n डिवाइड में है वो दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है सर। अरे भाई इतना तो मैं खाता है ना। हाँ सर, अब ये वाली टर्म जरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए भाई, ये तो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, जीरो केस 1 में। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन बचा वो क्या बचा, at1 प्लस t2 प्लस tn डिवाइडेड बाय n, ये बचा सर। बिल्कुल सर ये बच गया, बट इतना बड़ा एक्सप्रेशन बार बार देखिए याद रखने में दिक्कत आती है, इसलिए देखिए इसको और छोटा करने के लिए हमने कुछ यहाँ पे टर्म्स अलग अलग डिफाइन कर दी। वो टर्म्स हमने क्या क्या डिफाइन की हम वो समझ लेते हैं। आइए समझते हैं क्या क्या डिफाइन किया हमने यहाँ पे एक टर्म डिफाइन की, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और उसको टाउ से लिखाया गया, टाउ उल्टा जे, हाँ उल्टा जे। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को दिखाया गया टाउ से, और टाउ जो है वो क्या हो जाएगा फिर t1 प्लस t2 प्लस tn डिवाइडेड बाय n, इसको तो हमने टाउ से दिखा देना है। ठीक, a का वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, a जो है वो हमारे पास e बाय m हुआ करता था, सबसे पहले यही निकाला था। ओके, देन vd ये वैल्यूज पुट करें तो क्या हो जाएगा, देखिए इन मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या हो जाएगा, Vd इज इक्वल टू हो जाएगा E बाय m इंटू टो। ये देखिए मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, Vd इज इक्वल टू E बाय m इंटू टो। अब वेक्टर फॉर्म में अगर इसे लिख दें हम, वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। देखिए बाकी सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के। और ये जो हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन है, इससे ये भी पता लग रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो उसकी डायरेक्शन है,
माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इस तरीके से देखिए बताया जाता है कि करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रहा है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके हमेशा कैसे जाएंगे, अपोजिट जाएंगे। यहां से चीज शुरू हो जा रही है। ओके, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। इससे देखिए मैं आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछूं, देखिए वो क्या कि मेरे पास ये जो फाइनल रिजल्ट आया है, ये फाइनल, क्या ये कांस्टेंट है? क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी हर एक कंडक्टर के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चेंज हो जाएगी? क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आइए समझते हैं इस बात को। स्क्रीन को पोज करके लिख लेंगे, देखिए पूरा का पूरा जो है। आइए समझते हैं अब क्या कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, क्या ये कांस्टेंट है? क्या हर एक कंडक्टर के लिए सेम रहेगा? क्या हर एक कंडीशन पे सेम रहेगा? तो देखिए इसको समझने के लिए मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड उठा रहा हूं। ये देखिए ये जो है हमारे पास, आइए बातें करते हैं। ठीक है, E फिक्स है, E कांस्टेंट है, यस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। यस, N फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, 9.1 × 10⁻31 kg, ये भी कभी चेंज नहीं हो सकता। E भी फिक्स है भाई, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सटर्नल सोर्स जो लिया था वो कैसा ले रखा है, डीसी ले रखा है। ये भी सही। तो क्या था? तो था मेरे पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या ये चेंज हो सकता है? देखिए क्या, आओ देखते हैं, समझते हैं इस बात को। भाई ये हमारे पास देखिए एक कंडक्टर है, हाँ सर है। मान लो रूम टेम्परेचर की बात करते हैं 300 केल्विन। ये इलेक्ट्रॉन से सारे के सारे देखिए रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं किसी का, कोई भी कोई मतलब नहीं किसी से। पावर सप्लाई कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पावर सप्लाई कर देते हैं मान लीजिए, तो कैसे हो जाते हैं भाई, जब आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई दे देते हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर चलने की कोशिश करते हैं। ये देखिए उनके पास डायरेक्शन आ जाती है, बिल्कुल सर आ जाती है, बात समझ रहे हैं हम। ये वाली तो सबके सब देखिए ऐसे एक डायरेक्शन में आने की कोशिश करते हैं। 100% देखिए अलाइनमेंट ऐसा नहीं होता, बट फिर भी मैं डायग्राम के अंदर इसी तरीके से बना के दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 300 केल्विन की बात हो रही है। मैंने कहा इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, 600 केल्विन कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, मैंने सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, इनको एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिलेगी, तो ये फास्ट चलेंगे तो कोलिजन बढ़ेगा। फास्ट चलेंगे तो क्या होगा, कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। कोलिजन इंक्रीज होगा तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, क्या चीज, रिलैक्सेशन टाइम पे क्या असर पड़ेगा, क्या वो कम हो जाएगा भाई? पहले मान लीजिए इस 1 को 2 तक पहुंचने के लिए 1 सेकंड लग रहा था। अब जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अब 1 थोड़ा फास्ट हो गया, 2 भी फास्ट हुआ होगा, बट अब देखिए जो डिस्टेंस है जरूरी नहीं जो ज्यादा हुआ, कम भी हो सकता है। तो वो जो हम पूरा अंदाजा लगाया जाता है या ऐसा हमें मिलता भी ऐसा ही है, रियलिटी में ऐसा मिलता है हमें कि ये जो टाइम जो लग रहा था 1 को 2 तक पहुंचने के लिए वो कम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई है। वेलोसिटी बढ़ गई है, आगे तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन है उनको आगे और ऑब्स्टेकल मिलेंगे और आगे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो हर कोलिजन के बीच का जो टाइमिंग था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, कंडक्टर के लिए। मैं सिर्फ किसके लिए बता रहा हूं ये सारी बातें, ओनली फॉर कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो एवरेज एक का घटा है तो सभी का घटा है, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर ये घट गया तो Vd जो है वो भी घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी घट जाएगी, मतलब चार्ज इजीली नहीं फ्लो कर पा रहा, चार्ज चल नहीं पा रहा। अगर चार्ज नहीं चल पाएगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और करंट घटने का मतलब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस बारे में हम आगे वो डिटेल में स्टडी करेंगे। बट इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो है ये कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट तभी है जब टेम्परेचर कंडक्टर का क्या रखा गया, कांस्टेंट रखा गया, तभी कांस्टेंट है, अदरवाइज ये कांस्टेंट नहीं है। किस वजह से, टॉ की वजह से। क्लियर है? तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखिए हमारे पास टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैंने कंप्लीट यहाँ पे देखिए इसको जो है
डिटेल में आपको बताया है। आप लोग लिखें इसको अच्छे से समझें, नहीं आता तो मुझे कमेंट में करके बताएं कि सर नहीं हुआ है। क्लियर? आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो देखिए थोड़ा और आगे हम चलेंगे, डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को, फिर न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।